हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। जय हिंद। इडियम फ्रेज का सीरीज चल रहा है अभी, और इडियम फ्रेज के सीरीज में हम लोग फिर एक इडियम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये इडियम जिसका है हमारा, शुरू करते हैं। क्या क्या इडियम होगा, आराम आराम से थोड़ा सा मीनिंग देख देख कर ठंडे दिमाग से काम करना है। इडियम बहुत ही मजेदार चीज होता है ना। हिंदी में मुहावरे कितने मजे आते हैं बोलने में। द यंग सर्वेंट गोज अबाउट विद द ओल्ड मास्टर। इसमें थोड़ा सा अंडरलाइन लंबा हो गया है, यहीं तक अंडरलाइन होगा। गोज अबाउट विथ, और गो अबाउट विथ जो है ये एक्चुअली इडियम नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब है। शुरुआती फ्रेजल वर्ब से हो रहा है। गो अबाउट विथ क्या मीनिंग होगा, उससे मीनिंग अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से देखें तो आपको मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आसान सा मीनिंग है, सेंटेंस देखकर भी आप आराम से समझ सकते हैं क्या मीनिंग इसका हो सकता है ना। द यंग सर्वेंट गोज अबाउट विथ द ओल्ड मास्टर, कि जो यंग सर्वेंट है, जवान नौकर है, गोज अराउंड उसके चारों तरफ घूमता है, ट्राइज टू नो मोर अबाउट और उसके विषय में ज्यादा जानने की कोशिश करता है, एडजस्ट वेल अच्छी तरह से तालमेल बिठा लिया है, मूव्स अराउंड उसके चारों ओर घूमता रहता है। तो सेंटेंस देखकर ऐसा लगता है कि ओल्ड मास्टर यानी पुराने मालिक और जो जवान नौकर है इसके बीच अच्छी बनती है। नौकर जो है और मालिक के बीच में अच्छी बनती है, ऐसा कहना जो है ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। कि नौकर और मालिक के बीच में अच्छी बनती है, ऐसा कहना थोड़ा सा ज्यादा मजेदार रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। होना चाहिए कि मालिक, दोनों मालिक और नौकर में अच्छी बनती है, दोनों में अच्छी चलती है। तो ये जो अगर अच्छी बनती है, अच्छी चलती है, ये हम कहें तो एडजस्ट वेल जो है ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। एडजस्ट वेल कि अच्छी अच्छी पड़ती, अच्छी निपती, अच्छी बनती, एडजस्ट वेल, है ना, तो अच्छा रहेगा। एडजस्ट वेल फ्रेजल वर्ब था वैसे ही। द मदर वॉज राइट इन गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड टू डॉटर। द मदर वॉज राइट इन गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड टू डॉटर, कि माँ बिल्कुल सही थी गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड टू डॉटर। गिविंग अ पीस ऑफ माइंड कि माँ बिल्कुल सही थी, अपनी माँ को, बच्ची को, अपनी बेटी को क्या दिया, स्पीकिंग चेयरफुली, भाई कोई अगर खुशी खुशी बोलता है तब तो ये अच्छी बात ही हो सकता है। स्पीकिंग सैडली कि बहुत निराश होकर बोलती है, ये अच्छी बात है, ये क्या था, ये थोड़े से जमाने। स्पीकिंग साफली बहुत कर्कश आवाज में बोला। स्पीकिंग काइंडली, तो काइंडली और चेयरफुली प्रेम से और खुशी से लगभग एक जैसा मीनिंग है, कि बड़े सहानुभूति के साथ, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से बोला, बड़े सहानुभूति से बोला, बड़ी खुशी खुशी बोला। तो स्पीकिंग सैडली बड़ी निराश होकर बोला। स्पीकिंग साफली मतलब तक कर्कश आवाज बोला। वैसे जनरली जो होता है गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है किसी को डांटना। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब किसी को डांटना, स्कॉल्ड करना। तो डांटना फटकारना का इसमें काइंडली और चेयरफुली से तो बिल्कुल नहीं होगा। डांटना फटकारना, सैडली भी मीनिंग चेंज ही हो जा रहा, तो तेज आवाज में, कर्कश आवाज में, शार्प बोलना, तो ये हो सकता है डांटना फटकारना का। तो मीनिंग के हिसाब से क्या बेहतर हो जा रहा है, ऑप्शन सेकंड। मीनिंग के हिसाब से क्या हो जा रहा है, सेकंड, डांटना फटकारना। डांटना फटकारना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द मैनेजर हेजिटेटेड to assign the job to the newcomer as he was wet behind the ear। थोड़ा सा लिखने में गलती हुई, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। द मैनेजर हेजिटेटेड, मैनेजर झिझक रहा था, असाइन द जॉब, उस जॉब को देने में, टू न्यू कमर को देने में। एज ही के बाद यहाँ पर होना चाहिए था वॉज, ही के बाद क्या होना चाहिए, और ये जो है इडियम यहाँ से यहाँ तक पूरा है।
वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसलिए मुझे लगता है छूट गया, वाज होगा वेट होगा, तो टाइप करने में होगा वाज और वेट दोनों से डब्ल्यू डब्ल्यू का उच्चारण एक मिस हो गया हो सकता है। तो वह पहले तो ही वाज वेट बिहाइंड द ईयर्स, और पूरा जो इडियम होता है वो कहता है वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स, ये पूरा इडियम होता है वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो इसका मीनिंग क्या होगा? यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, युवा और अनुभवहीन, ड्रेंस्ड इन द रेन, बारिश में भीगा हुआ, अनपंक्चुअल एंड लेथार्जिक, समय का ख्याल नहीं, अनपंक्चुअल का मतलब जो समय का ख्याल नहीं रखता है, लेथार्जिक मतलब क्या, आलसी, स्टूपिड एंड स्लो विटेड, बेवकूफ और मंद बुद्धि वाला, स्टूपिड एंड स्लो विटेड, बेवकूफ और मंद बुद्धि। तो क्या होना चाहिए? यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, युवा और अनुभवहीन, वेट बिहाइंड द ईयर्स, जो युवा भी हो और ज्यादा इसके पास अनुभव ना हो उसको वेट बिहाइंड द ईयर्स कहते हैं। मिसेस रॉय कीप्स एन ओपन हाउस ऑन सैटरडे इवनिंग parties. You will you will find all kinds of people there. कि मिसेस रॉय जो है अपना सैटरडे को पार्टी में अपना घर बिल्कुल खुला रखती है, और आपको वहां पे हर तरह के लोग देखने को मिलेंगे, हर तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे। तो एन ओपन हाउस, कीप एन ओपन हाउस, यहाँ भी जो पूरा ईडीएम होता है वो ये होता है, कीप एन ओपन हाउस। अंडरलाइन करने में कभी कभी गलती हो जाती है, कीप एन ओपन हाउस। कीप द गेट्स ओपन फॉर अ फ्यू पर्संस, कुछ लोगों के लिए गेट खुला करना, फिर तो ओपन, ए फ्यू आ गया तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता है। वेलकम ऑल मेंबर्स, ये हो सकता है। वेलकम अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, सेलेक्ट ग्रुप, सेलेक्ट नहीं, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, ये भी ओपन हाउस रखना और सेलेक्टेड ग्रुप को, ये भी बात समझ में नहीं आई। कीप द डोर ऑफ द हाउस ओपन, कि अपने घर के दरवाजे को बस खुले, ये तो कोई सेंस नहीं बने, तो सीधे जैसा वर्ड लिख रखा है वैसा ही रख दिया, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? वेलकम्स ऑल मेंबर्स, के सारे लोगों की, कीप एन ओपन हाउस का मतलब हुआ कि सबके लिए अपना दरवाजा, सबका स्वागत करना। ये नहीं है सबका कि हमेशा अपने 24 घंटे दरवाजा खुले रखते हैं, कीप एन ओपन हाउस, कीप एन ओपन हाउस लिखा है, इसका मतलब कोई व्यक्ति अपना हमेशा 24 घंटा अपना दरवाजा खोल कर रखता है, ऐसा नहीं। मतलब हर व्यक्ति का स्वागत, जो भी उसके दरवाजे पर आता है उसका स्वागत होता है, यानी कि जो भी आता है उसके दरवाजे पर उसका दरवाजा खुला ही मिलता है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा। द पुलिस कॉर्डन ऑफ द एरिया आफ्टर द एक्सप्लोजन, ये जो कॉर्डन ऑफ है ये भी फ्रेजल वर्ब है, ये इडियम नहीं है। कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन ऑफ मतलब कॉर्डन आपने देखा होगा, बैरियर वगैरह लगाते हुए, वही कॉर्डन है। कोरोना में तो आपने कई बार देखा होगा, अक्सर देखा होगा। द पुलिस डिड नॉट अलाउ एनीवन टू लीव द एरिया, कुछ जगह से किसी को जाने नहीं दे रही। द पुलिस फिल्ड द होल एरिया, पूरे एरिया को भर दिया। द पुलिस आइसोलेटेड द एरिया, उस एरिया को आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया। द पुलिस चेक्ड एवरीवन इन द एरिया, और पुलिस ने हर व्यक्ति को उस एरिया में चेक किया। क्या ऑप्शन होगा? कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन ऑफ। तो कॉर्डन ऑफ आपका मतलब है किसी चीज से अलग कर देना, सेपरेट करना, ताकि उस इलाके में कोई दूसरा प्रवेश ना कर सके, इंटर ना कर सके। तो कॉर्डन ऑफ का मतलब हुआ अलग करना, सेपरेट कर देना, विभाजित कर देना किसी से। तो क्या होना चाहिए? तीसरा ऑप्शन होता है, पुलिस आइसोलेटेड द एरिया। ओवर द years we remained loyal through thick and thin. Over the years we remained loyal through thick and thin, कि बरसों तक री रिमेंड लॉयल, कि हम लोग लॉयल रहे, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन मतलब उतार चढ़ाव से, थ्रू थिक एंड थिन मतलब उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स। इन मैरिड लाइफ, ये तो कोई सेंस नहीं बना। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, हर मुसीबत के, हर परेशानी के बावजूद, ये हो सकता है। इन अवर प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों में।
टू एम्प्लॉयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, जो हमारे छोटे छोटे लोग थे और जो हमारे एम्प्लॉयर्स मतलब जो हमारे एम्प्लॉय करने वाले थे, और जो हमारे सबऑर्डिनेट्स मतलब छोटे छोटे लोग थे, ये छोटे लोगों के प्रति जो हमसे जूनियर होंगे काम में, और एम्प्लॉयर जो काम देने वाले हैं वो। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति से, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, हर मुसीबत हर समस्या के बावजूद भी। माई 10-year-old son is an incredible live wire। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब मतलब अविश्वसनीय टाइप का, इनक्रेडिबल मतलब ऐसा कुछ होना इसको मानना भी मतलब इतना विस्मयकारी हो, इसको मानना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। लाइव वायर, लाइव वायर। अब बच्चे लाइव वायर होते हैं कहने का क्या सेंस है, बच्चे लाइव वायर या कोई लाइव वायर होता है, तो लाइव वायर का मतलब क्या है, वैसे तार, और उस तार जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसको क्या कहते हैं, लाइव वायर कहते हैं। तो बच्चे नॉटी हो सकते हैं, एनर्जेटिक ताकत से बड़ा, लेजी बच्चे और आलसी बहुत कम ही होते हैं, पढ़ाई लिखाई मामले हो जाए बच्चे डेंजरस खतरनाक। तो ये दो ऑप्शन तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गया, ये जो डेंजरस और लेजी ये दोनों ही नेगेटिव, और नॉटी और इनर्जेटिक जो है वो दोनों नेचुरल ऑप्शन। नॉटी बच्चे होते हैं, नॉटी नटखट भी हो सकते हैं, भाई नॉर्मल सा ही ऑप्शन है। लेकिन दोनों में से बेहतर ऑप्शन क्या, लाइव वायर का, एनर्जेटिक, हमेशा एक्टिव रहने वाला। उससे लाइव वायर का मतलब होता है हमेशा एनर्जेटिक रहने, जैसे आप मैच वगैरह देखते होंगे तो उसमें पहले जमाने में युवराज सिंह होता है, उसको लाइव वायर कहते थे। तो जो हमेशा एक्टिव है, विराट कोहली लाइव वायर, जो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ को बोलता रहेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, उसको हम लोग लाइव वायर कहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहने, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहने वाले क्या कहते हैं, लाइव वायर, एक्टिव रहने, हमेशा ऑलवेज एक्टिव, जो हमेशा एक्टिव, लाइव वायर। He had to cool his heels before he could get an appointment with the doctor। कि डॉक्टर के साथ जो अपॉइंटमेंट मिलना था उसके पहले उसको अपने कूल हिज हील्स, तो कूल हिज हील्स मतलब क्या, अपने जो हील्स है, एरिया जो है उसको ठंडा करना पड़ा। तो एरिया को ठंडा करना पड़ा, इसका मतलब क्या, टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस, कि अपना प्रभाव दिखाना पड़ा, अपना महत्व दिखाना पड़ा। टू लूज वंस टेम्पर, अपना आपा खोना पड़ा, गुस्सा करना पड़ा। टेम्पर का मतलब आपा या गुस्सा होता है। टू बी केप्ट वेटिंग, कि इंतजार करता रहना पड़ा, इंतजार करते रहना पड़ा। टू मेक पब्लिकली नोन, कि सबको अपनी बात बता दिया, पब्लिकली सबको बात अपनी जता दिया। टू पब्लिकली नोन, कि सबको सारी बातें बता दी, ऐसा भी हो सकता है, ये भी बात हो सकती है। तो इसमें जब हम डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होगा तो हम पहले उसके पहले जाएंगे, अपॉइंटमेंट से पहले जाएंगे, और दूसरे पेशेंट को देख रहा होगा तो हो सकता है टाइम भी लग जाए डॉक्टर को देखने में। इसका मतलब क्या, अगर हम रिलैक्स होकर बैठेंगे, तो रिलैक्स होकर बैठेंगे तो हमारे शरीर क्या ठंडा होगा, थोड़ा सा हम आराम में रहेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, टू बी केप्ट वेटिंग, क्या होना चाहिए, ही हैड टू कूल हिज हील्स का मतलब केप्ट वेटिंग, कि इंतजार करता पड़ा, इंतजार करते रहना पड़ा, इंतजार करते रहना पड़ा, है ना, टू बी केप्ट वेटिंग। द कैप्टन्स ऑफ द राइवल टीम्स, कि जो राइवल टीम्स थे, जो विपक्षी टीम थे, उसके जो कैप्टन्स थे, शुड ट्राई टू बरी द हैचेट, शुड ट्राई टू बरी द हैचेट। बड़ी का मतलब क्या था, गाड़ देना, दफना देना। तो बरी द हैचेट क्या कहे, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट। विन द गेम, गेम जीतने का प्रयास करें। फॉरगेट द पास्ट, पास्ट को भुला दे। पुट अप अ स्टीफ कंपटीशन, स्टीफ का मतलब सख्त। मेक पीस, शांति स्थापित करना। तो बरी द हैचेट, तो बरी द हैचेट का मतलब होता है फॉरगेट द पास्ट, जो अतीत की बातें हो इसको भुला देना, अतीत में जो कुछ भी हुआ उसको भुला देना, है ना। पूरा मीनिंग ये होता है कि अतीत की सारी बातों को भुलाकर दोस्ती करना, अतीत की सारी बुराइयों को, कमियों को भुलाकर दोस्ती करना, ये पूरा मीनिंग होता है बरी द हैचेट। लेकिन वो पूरा ऑप्शन इसमें एक साथ दे नहीं रखा है, फिर दोनों में से ऑप्शन क्या हो गया, तो फॉरगेट द पास्ट एक मेक पीस है, शांति स्थापित करना। तो बरी द हैचेट का मतलब सिर्फ शांति स्थापित करना नहीं होता है, क्या होता है, अतीत को पहले भुलाना, कि पुरानी जो गलतियां हुई या पास्ट में कुछ बुरा अगर हुआ है तो पहले उसको भूलना और फिर समझौता करना, ये सेंस रहता है। इसलिए बेहतर इसमें ऑप्शन क्या देना पड़ेगा आपको, फॉरगेट द पास्ट, कि अतीत की बातों को भुला देना, पीछे क्या हुआ उसको भुला देना है।
ही स्टॉप्ड एट द वॉर, बार है ये, वॉर नहीं है, बार, कि बार में रुका, बार समझ रहे हैं, टू वेट हिज विशल, वेट हिज विशल, बार में रुकेगा तो वेट क्या गीला करेगा भाई, विशल का मतलब सिटी होता है, तो वेट मतलब गीला करना, तो हैव अ प्रॉब्लम, कि बार में रुके कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत अच्छी बात बनी नहीं। हैव अ नैप, कि बार में थोड़ा देर जाके सोने के लिए बार है, नैप है ऐसा नहीं। हैव अ ड्रिंक, थोड़ा सा ड्रिंक ले ले, तो ये हो सकता है। बी हैप्पी, बार में जाके हम खुश हो जाएंगे, ऐसा ऐसा। तो सबसे बार का मतलब क्या, कि बार का जो नॉर्मल काम है, एक्चुअल काम क्या है, पीने पीने का काम है। तो अगर सिंपल सा मीनिंग देखें सेंटेंस के हिसाब से, तो कोई अगर बाहर जाएगा तो क्या करने के लिए जाएगा, ड्रिंक के लिए जाएगा। तो इसका मतलब वेट हिज विसल का मतलब क्या है, हैव अ ड्रिंक, क्या होगा, हैव अ ड्रिंक, कि एक आध जाम पीने के लिए, एक आध जाम लेने के लिए कहाँ पहुंच गया, बाहर में पहुंच गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ही इज नोन फॉर blowing his own trumpet, he is known for blowing on his blowing for his own trumpet, he is known for blowing of his own trumpet, blow one's own trumpet, ये इडियम बहुत बार पूछा है एग्जाम में, कई बार पूछा है, blow one's own trumpet। तो blow in one's own trumpet का मतलब हिंदी में जैसे हम कहते हैं अपनी अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग, अपने ही धुन में रहना, अपनी ही बात पे अड़े रहना, अपनी ही बात जो गाते रहना, तो अपने धुन में अड़े रहना, अपनी अपनी राग पे चलते रहना, अपनी अपनी ही बात दोहराते रहना, अपनी ही बात कहते रहना, ये सब क्या है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। तो क्लैटरिंग, बटर बटर करते रहना, शॉर्टिंग चलाते रहना, क्लैमरिंग शोरगुल करते रहना, बोस्टिंग, बोस्टिंग का मतलब क्या, सेखी बघारते रहना। तो सबसे बेहतर ऑप्शन इसमें क्या है, बोस्टिंग, सेखी बघारना, बोस्टिंग सेखी बघारना, अपनी प्रशंसा खुद करना, अपनी तारीफ खुद करना, तारीफ खुद करना। कट द गॉर्डियन नॉट, by participating, by practicing what he preached, by practicing what he preached, he cut the Gordian knot, उसने गॉर्डियन नॉट को कट कर दिया, नॉट का मतलब क्या होता है, गार्ड। बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रिस्ट, की उस चीज को ही प्रैक्टिस किया, उस चीज को ही अभ्यास में लाया जो वो खुद उपदेश देता था। यही चीज तो नहीं हो पाता है, लोग उपदेश बहुत देते हैं लेकिन खुद उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करते, खुद उस चीज को लागू नहीं करते। तो कोई भी समस्या खत्म हो सकती है अगर आप जो कहते हैं वही करते हैं, जो आप कहते हैं वही अगर कोई करता है तो किसी भी तरह की समस्या जो है वो खत्म हो सकती है, किसी भी तरह की समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो आदमी कहे वही आदमी करे। तो गॉर्डियन, कट द गॉर्डियन, लेसन द डिफिकल्टी, मुसीबत को आसान करना, लेट द डिफिकल्टी रिमेन एज इट वाज, कि प्रॉब्लम जैसा था उसको वैसे ही रहने देना। रिमूव द डिफिकल्टी, डिफिकल्टी को रिमूव कर देना, हटा देना। ऐड टू द डिफिकल्टी, डिफिकल्टी को और बढ़ा देना। तो कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है जो पेच है, जो उलझन है, उस उलझन को क्या करना, सुलझा देना, जो उलझन है उसको थोड़ा सुलझा देना, या उस उलझन को थोड़ा सा कम किया। तो गॉर्डियन नॉट, जो मुश्किल है किसी भी चीज का, जो सबसे डिफिकल्ट हिस्सा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला हिस्सा है, उसको खत्म कर देना, उसको समाप्त कर देना, उसको काट देना। तो अगर इस हिसाब से देखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेसन द डिफिकल्टी, की जो डिफिकल्टी है, जो डिफिकल्टी है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको क्या करना, कम कर देना, जो समस्या है उसको कम करना। लेसन द डिफिकल्टी। कट द गॉर्डियन का मतलब हुआ, गॉर्डियन नॉट का मतलब जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको थोड़ा सा और आसान करना, उसको थोड़ा सा हल्का करना। कट द गॉर्डियन नॉट। He took a leap in the dark with his latest investment in stocks.
कि जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है स्टॉक में, लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट किया, तो ही टूक अ लीप इन द डार्क। लीप का मतलब क्या होता है? उछलना। डार्क का मतलब क्या? अंधेरा। अंधेरे में उछलना या अंधेरे में तीर मारना, यही तो होगा, अंधेरे में तीर मारना, अंधेरे में उछल। आप अंधेरे में अगर हम उछल रहे हैं, अंधेरे में अगर तीर मार रहे हैं, उसका मतलब क्या है? कि किसी चीज को लेकर हम ज्यादा आश्वस्त नहीं है, किसी चीज को लेकर हम ज्यादा आश्वस्त नहीं है। तो टू का रिस्क, खतरा लेना हो सकता है, बिल्कुल पहला ऑप्शन अच्छा है। वॉज हेजिटेंट, हिचकना। वॉज कंफ्यूज्ड, असमंजस में था। वॉज कॉक्स्योर, कॉक्स्योर का मतलब एकदम पक्का था, एकदम निश्चित, जो कर रहे हैं एकदम श्योर। कॉक्स्योर का मतलब एकदम पक्का। क्या कोई कहता है आई एम कॉक्स्योर, उसका मतलब एकदम पक्का। खोटा जो कहते हैं ना, खोटा तो यहीं खड़ेगा। तो ऐसा जो दृढ़ विश्वास वाला रहता है उसको कहते हैं कॉक्स्योर। तो क्या कहते हैं? कॉक्स्योर। तो took a risk, was hesitant, was confused, was cocksure। तो टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब थोड़ा सा खतरा मोल लेना। अंधेरे में उछलना, अंधेरे में कूदने का मतलब हो गया खतरा मोल लेना। अंधेरे में उछल कूद करना कि अंधेरे में चलने का खतरा, खतरा मोल लेना। टुक अ रिस्क, तो ज्यादा बेहतर क्या है? टुक अ रिस्क। क्या करे? टुक अ रिस्क, यही करे। कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज द Achilles heels फॉर द जॉब एस्पिरेंट्स। कि जिसको जॉब चाहिए, जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए जो है कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो है ये Achilles heel है। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्या होगा? कमजोर पक्ष होगा, मजबूत पक्ष होगा, ताकत देने वाली चीज होगी। वीक स्पॉट कमजोर पक्ष हो गया, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ताकत हो गया। व्हाट दे चेरिश मोस्ट, जो सबसे अधिक उनको चाहिए। चेरिश का मतलब किसी की चाहत होना, इच्छा होना। टॉप प्रायोरिटी, जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तब इसमें क्या है कि अगर सीधा इसका मीनिंग आप नहीं जानते हैं Achilles heels का, तो फंस जाएंगे, क्योंकि जितने इसके ऑप्शन दे रखा है सारे के सारे क्लोज ऑप्शन दे रखा है, सारे एकदम इसके करीबी नजदीक वाले ऑप्शन है ना, सारे ऑप्शन एकदम नजदीक वाले, करीब वाले। तो इसलिए सीधा इसका मीनिंग पता होना चाहता है। Achilles heels का मतलब होता है वीक स्पॉट, किसी की, हिंदी में इसको कहते हैं दुखती रग। हिंदी में क्या कहते हैं? दुखती रग। Achilles heel का मतलब दुखती रग। तो किसी व्यक्ति का जो कमजोर पक्ष होता है, जिससे हम किसी को निशाना बना सकते हैं, इसको हम किसी को टारगेट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं Achilles heels। दुखती रग, हिंदी में का दुखती रग कहता है, कोई दुखती नस कहता है, कमजोर पक्ष कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, ही इज लिविंग द यूएस फॉर गुड। ही इज लिविंग द यूएस फॉर गुड, कि वो हमेशा के लिए यूएस छोड़ के जा रहा है। ही इज लिविंग फॉर द यूएस फॉर गुड। ही इज लिविंग द यूएस फॉर द गुड, कि यूएस के लिए नहीं जा रहा, यूएस से जा रहा फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब क्या? अच्छे के लिए। ऐसा क्या? अर्जेंटली, एकदम जरूरत से। परमानेंटली, हमेशा के लिए। टेम्परली, थोड़े समय के लिए। इमीडिएटली, तुरंत। तो अर्जेंटली और इमीडिएटली तो लगभग एक हिस्सा ही रह गया कि तुरंत तुरंत, अभी कभी जा रहा है, ऐसा कुछ। तो क्या होगा? फॉर गुड। अब फॉर गुड एक ऐसा आइडियम जो कई बार रिपीट हुआ है। फॉर गुड एक ऐसा इडियम है जो कई बार रिपीट हुआ था। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए देखें तो फिर ऑप्शन क्या होगा हमारा? परमानेंटली। हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? परमानेंटली, हमेशा के लिए। He promised to look into the matter. He promised to look into the matter। अब ये से look into आ गया। look into भी अब idiom नहीं है, look into phrasal verb है। look into क्या है? phrasal verb। He promised to look into the matter। तो उसने वादा किया कि मामला जो है उसमें क्या करेगा? मामले का टेक केयर करेगा, सुनवाई करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, जांच पड़ताल करेगा, क्वेश्चन, सवाल करेगा। टू पियर क्लोजली एट, उस पर निगाह रखेगा। तो लुक इनटू का मतलब हुआ किसी चीज पर जांच पड़ताल करना। लुक इनटू का मतलब क्या है? किसी चीज की जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना, लुक इनटू। तो जांच पड़ताल के हिसाब से देखें तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट बी, जांच पड़ताल करना, लुक इनटू। ये फ्रेजल वर्ब है, लेकिन ये इडियम नहीं है। क्या है? फ्रेजल वर्ब। इट इज बैड टू ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स।
इट इज बैड टू टू ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या हुआ? ऐसी पानी, यहाँ पानी का मतलब यहाँ वाटर देखिए एस लगा है, तो एस लगा है इसका मतलब क्या? ये वाटर का मतलब वाटर बॉडीज, जैसे कुआं हो गया या तालाब हो गया या समंदर हो गया, इन सबको हम वाटर्स कहते हैं। मैंने लिखवाया अभी नंबर चैप्टर में आपको, वाटर्स का मतलब वाटर बॉडीज, इसलिए यहाँ वाटर्स लिखा है। अब मान लो कि कुएं में पहले से कोई प्रॉब्लम हो गई, तालाब में को पहले से कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी ने एल्ड्रिन डाल दिया, जहर डाल दिया, देखिए पानी क्या होता है, मछली सारे बेचैन होने लगते हैं और उसके बाद जापा उसको क्या मछली मार रहे हैं। तो जहाँ पहले से दिक्कत है वहां जाकर आप क्या कर रहे हैं और आसानी से क्या कर रहे हैं, काम कर लेंगे, अपना काम फायदा निकाल के, उल्टा सामने वाला दिक्कत में परेशानी में है, तो आप अपना काम वहां निकाल लेंगे। तो किसी के परेशानी का फायदा उठाना, फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब क्या हो गया कि कोई दूसरा परेशानी में है और आपने उस परेशानी का क्या कर दिया, नाजायज फायदा उठा लिया, गलत तरीके से फायदा उठा लिया। जनरली लोग ऐसा ही करते हैं। तो कैच फिश इन डिस्टर्ब वाटर्स, कि पानी अगर डिस्टर्ब तो वहां जाके मछली पकड़ने लग जाना, ये तो सीधा वर्ड का मीनिंग हो गया। मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस, कहीं अगर गड़बड़ी है तो उससे फायदा उठा लेना। गो फॉर फिशिंग एंड काउज ट्रबल, कि मछली मारने के लिए जाना और कुछ प्रॉब्लम हो जाना। फिश इन हॉट वेदर, कि काफी गर्म मौसम उसमें जाके मछली मारना। तो ये सब तो बात बनी नहीं। तो जो मीनिंग मैंने बताया उसके मीनिंग से कौन सा मीनिंग बना? मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, कि कहीं बुरे वक्त है, कहीं बुरा हालात है और वहां पे जाके उसका क्या करना, मछली मारने से। भी आप देख रहे हैं यूक्रेन के मामले में, देख रहे हैं कि क्या कर रहा है अमेरिका, फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स, कि यूक्रेन की समस्या का फायदा उठा रहा है, यूक्रेन का फायदा उठा रहा है। Thousands put on a daily fight, thousands put on a daily fight, कि हजारों लोग जो है डेली फाइट करते हैं टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, कि वोल्फ का मतलब क्या? भेड़िया, भेड़िया को अपने दरवाजे से दूर रखने के लिए हजारों लोग जो है डेली मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या, जंगल के इलाके में रह रहे हैं क्या कि भेड़िया आपके दरवाजे पर ना आ जाए, इसलिए हमेशा लोग परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, पुट्स ऑन फाइट, संघर्ष करते हैं। गार्ड फ्रॉम पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट का मतलब क्या? जेब कतरे, की जेब कतरे से बचाने की कोशिश करता है। वार्ड ऑफ मॉस्किटोज, वार्ड ऑफ का मतलब क्या? दूर रखना, फ्रेजल वर्ब के मॉस्किटोज के दूर रखते हैं। कीप वन सेल्फ हेल्दी, अपने आप को फिट रखते हैं। अवॉइड स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब क्या? भुखमरी, कि भुखमरी को टालते हैं, भुखमरी से बच कर रहते हैं। तो क्या होना चाहिए? भुखमरी को टालना, भुखमरी से बच कर रहना, क्या बेहतर ऑप्शन है? तो कीप द वर्ल्ड फ्रॉम द डोर का मतलब होता है, नॉर्मल मीनिंग होता है गरीबी को अपने घर से दूर रखना, गरीबी को अपने घर से दूर रखना। कीप द वर्ल्ड फ्रॉम द डोर, गरीबी को अपने घर से दूर रखना। कीप द वर्ल्ड फ्रॉम द डोर, गरीबी को अपने घर से दूर रखना। तो गरीबी को अपने घर से दूर रखने का मीनिंग क्या होगा? अवॉइड स्टारवेशन, क्या हो जाएगा? अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी से बचना। डी। नेक्स्ट, हाउ डिड यू ब्रेक द आइस इन द पार्टी? हाउ डिड यू ब्रेक द आइस इन द पार्टी? हाउ डिड यू ब्रेक द आइस इन द पार्टी? पार्टी में आपने आइस कैसे ब्रेक किया? तो क्या पार्टी में जाकर आइस ब्रेक किया, फिर उसको बोतल में डाला, फिर ग्लास में डाला, फिर पी गए, ऐसा क्या? पार्टी का मतलब ये पार्टी वो वाला पार्टी नहीं, ड्रिंकिंग वाला पार्टी नहीं। बट वंस वी शैल इनिशिएट समथिंग, किसी चीज को शुरू करना। शैटर पीस, शांति को भंग कर देना। कॉज हार्म, नुकसान पहुंचाना। ब्रेक फ्री, तोड़कर स्वतंत्र कर देना, या टूट कर, तोड़ फोड़ कर किसी को आजाद कर देना, मुक्त कर देना। क्या मीनिंग होगा भाई? हाउ डू यू ब्रेक द आइस इन द पार्टी? तो ब्रेक द आइस इन द पार्टी का मतलब हुआ इनिशिएट, कि भाई शुरुआत कैसे किया, बातचीत शुरू कैसे हुई, कार्यक्रम शुरू कैसे हुआ। तो किसी को प्रारंभ करना, किसी को शुरू करना क्या कहलाता है? ब्रेक द आइस। किसी को प्रारंभ करना, किसी को शुरू करना। हाउ डू यू ब्रेक आइस इन द पार्टी? The police policy has been declared to be null and void. The policy has been declared to be null and void. जो पॉलिसी है वो null and void डिक्लेयर कर दिया गया। अब null and void का मतलब क्या? पॉलिसी को हम लोग अच्छा भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बुरा भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एम्प्टी, खाली भी कर दिया। वैलिड,
वैलिड का मतलब क्या, लीगल भी कर दिया सकता है, इम्पॉसिबल असंभव भी कर दिया सकता है, इनवैलिड गैर कानूनी भी किया जा सकता है, अब कुछ भी हो सकता है। अब इसमें तो डायरेक्ट जब मीनिंग पता रहेगा तभी बात बनेगी। कोई नीति है उसको लोग गैर कानूनी भी कह सकता है, कानूनी भी कह सकता है। कोई नीति है उसको कानूनन भी कह सकते हैं, गैर कानूनी भी घोषणा कर सकते हैं। तो नल एंड वॉइड कहने का मतलब हो गया कि भाई इनवैलिड है, कि आपने कहा कि ये मान्य नहीं है, ये जो नीति है वो मान्य नहीं है, चलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। क्या होना चाहिए, इनवैलिड। नल एंड वॉइड कई, और नल एंड वॉइड कई बार पूछा है, नल एंड वॉइड कई बार पूछा है। आई टेक माई हॉट हैट ऑफ टू ऑल दोज हु डोनेट ब्लड रेगुलरली, कि वो सभी लोग जो रेगुलरली नियमित तौर से ब्लड को डोनेट करते हैं, आप उसका क्या करेंगे, कांग्रेट करेंगे, उसको बधाई देंगे, वेलकम उसका स्वागत करेंगे, एडमायर उसकी तारीफ करेंगे, और इनकरेज उसको प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे, टेक माई हैट ऑफ, क्या करेंगे, टेक माई हार्ट ऑफ क्या होगा, क्या करेंगे, तो टेक वन हैट्स ऑफ, कोई अगर रेगुलर अगर किसी की ब्लड डोनेट करता है तो उसको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेट मतलब नॉर्मल सा बधाई देना है, वेलकम का मतलब स्वागत करना, ये दोनों बात होंगी, उसको हम तारीफ करेंगे उसके पास। यानी दो ऑप्शन इसका बहुत क्लोज था, एक एडमायर और दूसरा इनकरेज, कि ऐसे लोगों को या तो हम क्या करें और इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, या फिर उसकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो बेहतर इसका ऑप्शन क्या था, टेक माई हैट। इसमें सीधा अगर मीनिंग पता रहेगा तभी बात बनेगी, किसी की तारीफ करना, प्रेज करना, एडमायर करना, ठीक है, सीधा। इसलिए बहुत सारे इडियम में ऐसे होते हैं, बहुत क्लोज मीनिंग। देखो ये चारों ऑप्शन वैसे क्लोज था, और उसमें भी एडमायर और इनकरेज तो बिल्कुल क्लोज था, कि जो अगर ब्लड डोनेट करता है उसको हम बहुत क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, भाई अच्छा कर रहे हो, आज अच्छा करो, यही होगा। तो दोनों ऑप्शन बहुत अच्छा था, इसलिए डायरेक्ट मीनिंग अगर पता है तभी बात बनेगी। तो कई ऑप्शन में अगर डायरेक्ट, इससे पहले भी आपने देखा कई इडियम्स ऐसे कि डायरेक्ट ऑप्शन पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। एडमायर करना, तारीफ करना, यू मस्ट एडमायर द वे सी स्टिक्स टू हर गन्स, कि आपको उस तरीके का, वे का मतलब यहाँ तरीका, ढंग, उस रवैया, उस तरीके या उस रवैया को जरूर एडमायर करना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। सी स्टिक्स टू हर गन, जिस तरीके से वो अपने बंदूक को पकड़ कर रखती है, ऐसा क्या मीनिंग, सी स्टिक्स का मतलब चिपकना, गन का मतलब क्या, बंदूक। तो जिस तरह से वो अपने बंदूक से चिपके रहती है, उसको उस तरीके को हमें क्या करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए, ऐसा मीनिंग होगा क्या। अगर ऐसा मीनिंग हुआ तो ईडीएम बनेगा ही नहीं। तो मेंटेन सर ओपिनियन हो सकता है कि जिस तरह से अपने मेंटेन ओपिनियन, जो भी वो कहती है उस पर बनी रहती है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जो भी कहती है उस पर जिस तरह से वो टिकी रहती है, अडिग रहती है, ये प्रशंसा के लायक है। होल्ड्स ऑन द पिस्टल, की बंदूक लेके तैयार रहती है, तो ये देखिए, इसलिए ऑप्शन तो यहाँ ये पहला चला गया। डज नॉट लर लेटर वो वेपन को, कि अपने हथियार को लेकर कहीं अपने जहाँ जाती है अपने हथियार को लेकर चलती है, ऐसा तो कोई मीनिंग हो सकता है, जैसा वर्ड है वैसा ही मीनिंग तो ईडीएम में होता ही नहीं है। रेफ्यूजेस टू शूट, गोली मारने से इनकार कर देती है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है बन नहीं रहा, तो क्या होगा, मेंटेन सर ऑफ, स्टिक टू वंस गन का मतलब अपने विचार पर अडिग रहना, स्टिक टू वंस गन का मतलब क्या, अपने विचार पर, अपनी विचारधारा पर अडिग रहना, अपनी बात पर अडिग रहना, जो कहना वो करना, जो कहना वो करना। यू बेटर लर्न टू टो द लाइन टू अवॉइड कंसिक्वेंसेस, कि आप सीख लें, आपके लिए यू बेटर लर्न, या यू हैड बेटर लर्न से बेहतर क्या होता है, हैड बेटर होता है ज्यादा सलाह देने के लिए, बेटर लर्न टू टो द लाइन टू अवॉइड कंसिक्वेंसेस, की परिणाम को अगर अवॉइड करना चाहते हैं, परिणाम से अगर आप बचना चाहते हैं, यानी जो हो सकता है कंसिक्वेंसेस कभी बुरा हो, खराब हो, तो टो द लाइन, अगर परिणाम से आप बचना चाहते हैं, परिणाम से बच के निकलना चाहते हो, तो क्या करें, टू द लाइन करें। अब इसका कहने का मतलब क्या होगा, टू बी इंडिफरेंट टू रूल्स, कि रूल पर कोई ध्यान ना दे, इंडिफरेंट का मतलब क्या, कोई ध्यान नहीं देना, कोई लेना देना नहीं होना, ये तो हो नहीं सकता, नियम पर आप कोई ध्यान नहीं देंगे तो आपको परिणाम तो झेलना पड़ेगा। तो ये पहला ऑप्शन तो सेंस के हिसाब से बन ही नहीं रहा है। टू डिसोबे रूल, ये भी वही बात है कि रूल नहीं मानेंगे तो आपको अगर परिणाम से बचना है तो रूल को तो फॉलो करना चाहिए, कि रूल को अगर, ये दोनों तो मीनिंग ऑप्ट हो जा रहा है, टू फॉलो द रूल, ये सबसे अच्छा लग रहा है। टू मेक योर ओन रूल्स, कि अपने रूल बनाइए, अगर परिणाम से बचना है तो भाई अपने रूल बनाइए, तो हो नहीं सकता है, तो ये भी बात नहीं बनी। तो ये तो ऑप्शन से ही छट जा रहा है कि भाई अगर किसी परिणाम से हमको बचना है, परिणाम से संभल के रहना है, तो जो नियम कानून है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो फॉलो द लीड, कि जो लीड हमें मिला है, जो रूल हमें मिला है, जो कमांड, या लीड का मतलब कमांड, कि जो हमें कमांड मिला है, जो हमें रूल मिला है, जो आदेश मिला है, जो नियम बना है, उसको फॉलो कीजिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तब हम कह सकते हैं भाई आप ही ने तो कहा था इसलिए हमने किया।
ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट्स, उसने कुछ बातें कही, बट ऑल वेयर वाइड ऑफ द मार्क, लेकिन सारे के सारे जो थे वाइड ऑफ द मार्क, कि जो चिन्ह है, जो टारगेट है, उससे काफी दूर। ये वाइड ऑफ द मार्क जो है ना, वो शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या शूटिंग में टारगेट दिया जाता है, सेंटर, बुल्स आई इसको कहते हैं, और उसको हिट करना रहता है सेंटर को, और आप जितने उस सेंटर के करीब गए उतना ही सटीक आपका निशाना है, और वाइड ऑफ द मार्क, उस मार्क से जितना ही दूर है उतना ही निशाना, आपको उसी के हिसाब से पॉइंट मिलता है ना। तो वाइड ऑफ द मार्क का मतलब क्या हुआ, सेंटर से, केंद्र से दूर। तो क्या होगा, इरेलीवेंट हो सकता है, क्रूशियल तो होगा नहीं, क्रूशियल होने का सेंस नहीं बना, इंपॉर्टेंट हो, वाइड ऑफ द मार्क है, लक्ष्य से दूर है, तो इंपॉर्टेंट तो होगा नहीं, महत्वपूर्ण तो होगा नहीं, अनरीजनेबल, तो अनरीजनेबल हो सकता है, तो भाई उसमें कोई तर्क नहीं है। तो अनरीजनेबल का यहाँ वाइड ऑफ द मार्क है, तो इररिलेवेंट मतलब क्या, जो चीज है उससे अप्रासंगिक, यानी बात कुछ और है और आपको निशाना कहीं पे डालना था, आप चले गए उस निशाने से बहुत दूर। इसका मतलब अप्रासंगिक, जो आप बात कर रहे हैं वो प्रासंगिक नहीं है, जिस चीज से आपने संबंधित बात की उससे आप अलग है, जिस टॉपिक पर आपको बोलना था उस टॉपिक से अलग है, डिफरेंट है, तभी तो वाइड ऑफ द मार्क है। वाइड का मतलब क्या, दूर हो गया, फैला हुआ हो गया, तो लक्ष्य से आप दूर है, यानी इरेलीवेंट है, जो बात कर रहे हैं वो क्या है, इरेलीवेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड्स, की जो कीमत है वो लीप्स एंड बाउंड्स अप, गोइंग अप, इसी से पता चल गो अप, ऊपर जा रही है। तो क्या जो कीमत है वो बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रही है, जो कीमत है क्या वो बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रही है, बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, क्या होगा, दोनों चीजें, कभी कभी कीमत बहुत धीरे धीरे भी बढ़ती है, ऐसा भी होता है, कभी कीमत बहुत तेजी से भी बढ़ती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ग्रेजुअली, क्या धीरे धीरे बढ़ रही है कीमत, इरेगुलरली, अनियमित रूप से बढ़ रही है, रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ रही है, सिस्टमेटिकली, एक सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब एक संगठित ढंग से चल रही है, क्या कहने का सेंस, क्या कहने का सेंस। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का हिंदी मीनिंग होता है दिन दुनी रात चौगनी, हिंदी में क्या कहते हैं, दिन दुनी रात चौगनी, इसका मतलब वेरी फास्ट, वेरी रैपिडली, तो क्या होगा, रैपिडली। 25 का क्या होगा, सी, कि कीमतें जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी फास्ट, बहुत तेज से बढ़ रही है, तो बहुत तेज से बढ़ जा रही है, तो रैपिडली। क्लियर है। और इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा, हर कदम पर आपके साथ है, हमेशा, जब भी कोई डाउट हो, जब भी कोई प्रॉब्लम, कहीं भी दिक्कत हो, जरूर पूछिए, हमें हर कदम हर जगह आप अपने साथ पाएंगे, इस बात का वादा है। जय हिंद।